तो आज का ये जो क्लास है आपको NCERT हिंदी मीडियम का ध्वनि जो चैप्टर है उसका ये वन लाइनर निचोड़ है। NCERT पढ़ने में काफ़ी समय लगती है और यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी रेलवे की वैकेंसी आई है, BPSC PT आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। NCERT से क्वेश्चन होता ही है, रहता ही है साइंस का। अदर भी एग्ज़ाम है जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और आने वाले जो भी कंपटीशन है जो स्टेट वगैरह है, स्टेट ये होती है। BPSC TRE 4 जो टीचर के लिए जो एग्ज़ाम अभी चल रही है, फिर से आपको TRE 4 बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो है आपको यहाँ से यानी इस चैप्टर से और ख़ास करके NCERT के जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है और आती ही है। यहीं से तो सभी क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और हम लोग जो है आगे की क्लास देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हर्ट्ज़ का जो मात्रक है यानी हर्ट्ज़ का मात्रक क्या है, यानी हर्ट्ज़ यानी कह रहा है कि हर्ट्ज़ की मात्रक क्या है। तो हर्ट्ज़ की जो मात्रक है वो आवृत्ति होती है। यानी हर्ट्ज़ की मात्रक यानी किसका मात्रक है, हर्ट्ज़ किसका मात्रक है तो आवृत्ति यानी आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। अब आता है कि आवृत्ति क्या होती है। तो एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर यानी न्यू से इसे निरूपित करते हैं और इसका जो चिन्ह होता है HZ होता है। न्यू बराबर जो होता है 1/T यानी T यहाँ आवर्तकाल हो जाएगा। अब आता है कि ध्वनि चैप्टर की हम बात करते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में कंपन के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। यानी जो भी साउंड वगैरह जो उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब आता है कि सोनार में प्रयुक्त होती है, यानी सोनार में जो है कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है तो ये होती है प्रासरव तरंगे होती है। यानी सोनार में कौन सी तरंगे होती है तो प्रासरव तरंगे होती है। अब आता है कि सोनार का यूज कहाँ होता है। तो ये जो है नौवहन परिवहन जो होता है उसमें संचालन में किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है तो तरंग की दिशा के लंबवत होता है। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है तो ये होता है तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है जैसे सूर्य प्रकाश से इस अनुप्रस्थ तरंग के ही उदाहरण होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का कंपन कैसे होता है तो अनुदैर्घ्य कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का कंपन कैसा होता है तो तरंग की दिशा में होता है। जैसे अनुदैर्घ्य तरंग के जो उदाहरण हो गए, ध्वनि हो गया, ये सब क्या अनुदैर्घ्य तरंग के ही उदाहरण है। वायु में ध्वनि जो चलती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, यानी वायु में ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। वायु में ध्वनियों के तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात 1:4 है तो इनकी आवृत्तियों का अनुपात जो होगा 4:1 होगा। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विदलन है क्या कहलाता है तो ये अनुदैर्घ्य तरंग कहलाते हैं। कहा कि वह तरंग जिसमें संपीड़न और विदलन है क्या कहलाता है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है तो आयाम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है तो कौन करता है आयाम करता है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे डैश कहा जाता है तो इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन कहते हैं। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के डैश के कारण सुनाई देती तो है विवर्तन के कारण। यानी कोई व्यक्ति बगल के कमरे में बात कर रही है और आपको जो आवाज़ें सुनाई देती है ध्वनि के किस क्रिया के कारण तो ये होता है विवर्तन के कारण। मानव कान का वह भाग जो
एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावृत्त, यानी मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावृत्त होता है। अब कहा कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है, 1269। यानी हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल होती है कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 1269 होती है। ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है आपको ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो हाइड्रोजन गैस ही है, तो गैस में ध्वनि की जो चाल है कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 1269 होती है। जल में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो या जल की बात करें तो जल में जो है 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है 64 से 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 64 से 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। कुछ ध्वनि की चाल जिन माध्यमों में जाती है उनमें से कुछ का हम याद कर लेंगे। जैसे ठोस की हम बात करें तो एल्युमिनियम में हम देख ही लिए कि ये होता है 64 से 20। लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर जल की बात करें तो जल जो समुद्री होगा उसमें 15 से 31 मीटर प्रति सेकंड। ये सब ही 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रहा है। यानी आपसे क्वेश्चन होगा कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल कितना है। तो जल होगा, तो जल दो प्रकार के होते हैं। समुद्री जल इसमें आपको 15 से 31 मीटर प्रति सेकंड, आसूत जल इसमें 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस की बात करें तो हाइड्रोजन में जो सबसे अधिक होती है वो 1284 या 83 मीटर प्रति सेकंड होती है। हीलियम में 965 होता है। वायु में 25 डिग्री सी पर, देखिए वायु में 25 डिग्री सी पर तो होगा 346 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में 25 डिग्री सी पर 316 मीटर प्रति सेकंड। और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में जो 25 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल होगी वो होगा 213 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो उत्तर यानी दो उत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं, इसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य को जो हम लैम्डा से सूचित करते हैं, और तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। सोनार का पूरा नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस पीटी में भी पूछा जाता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। याद रखिएगा, सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। चमगादड़ अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय कौन सी तरंगें उत्सर्जित करती है। कहा कि चमगादड़ जो रातों में उड़ती है वो अपने भोजन पकड़ने के लिए कौन सी तरंग उत्सर्जित करती हैं, प्राध्वनिक तरंग करते हैं। मनुष्य का बाहरी कान क्या कहलाता है, तो मनुष्य का बाहरी कान कर्णवल कहलाता है। मनुष्य का बाहरी कान क्या कहलाता है, ये कर्ण पल्लव कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। कान का कौन सा भाग परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है, वो करता है कर्ण पल्लव करता है। कौन करता है, कर्ण पल्लव करता है। बराबर प्रवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्वर्धन होता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुरणन कहलाता है। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है, तो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं, जिसे मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, होता है अपसरय तरंगे कहलाते हैं। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगे को सुन सकते हैं, प्राश्रय ध्वनि तरंग, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसका परिसर होता है। तो याद रखिएगा कि सब तरंगे जिसे मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि तरंग को अवश्रय ध्वनि तरंग कहते हैं, जिसे सुना नहीं जा सकता। और 20,000 से ऊपर के ध्वनि परिसर को हम प्राश्रय ध्वनि तरंग कहते हैं, जिसे कुत्ता और चमगादड़ सुनता है। कांच में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड। बड़े भवन या सिनेमा हॉल आदि के डिजाइन में ध्वनि के किसका उपयोग होता है, तो होता है परावर्तन का। यानी कहा कि बड़े हॉल है और सिनेमा हॉल है के डिजाइन में ध्वनि का किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें परावर्तन का कार्य करते हैं। म्यूजिक कंस्ट्रक्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ध्वनि संचारित कैसे होती है, यानी ध्वनि संचारित कैसे होती है, माध्यम के कंपित कणों के विस्थापन के कारण। माध्यम के कंपित कणों के विस्थापन के कारण ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम क्या है, तो वह हवा। ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम क्या है, तो वह हवा है। क्या होता है, हवा होता है। ध्वनि संचरण के लिए सामान्य माध्यम क्या होगा,
तो हवा हो जाएगा। जब कोई कंपन वस्तु की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो उससे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे हम विदलन कहते हैं। कह रहा कि जब कोई कंपन वस्तु की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब, देखिए निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे विदलन कहते हैं। जबकि उच्च दाब हो जाएगा तो हो जाएगा संपीड़न। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात से ध्वनि तरंग नहीं चलेगा, जबकि प्रकाश निर्वात में चलता है। यानी प्रकाश जो आपको निर्वात में चलता है और ये कितना मीटर प्रति वेग से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है प्रकाश, जबकि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलता। ध्वनि तरंगे के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जैसा हम लोग जानते हैं, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है तो मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लैम्डा कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? तो ये आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विदलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड हम बोल सकते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी है और आवर्तकाल t के बीच संबंध जो होगा n बराबर 1/t होगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसे टोन कहते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का जो तारत्व है वो निर्भर करेगा आवृत्ति पर। अगर तारत्व भी अधिक होगा तो आवृत्ति भी अधिक होगी, और आवृत्ति भी कम होगा तो तारत्व भी ध्वनि का कम हो जाएगा। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच कहते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो आयाम के होते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो आयाम। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कितना होता है? तो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड तक मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये क्या था? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज किया था। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? तो ये क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति जो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। निम्न में से किस में 25 डिग्री C पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो एल्युमिनियम में होगा। और एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होगा, हम लोग अभी पढ़े हैं। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है कहलाता है माध्यम। क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम। ध्वनि तरंगे डैश होती है तो यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंगे डैश होती है तो यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंगे जो सबसे अधिक संचरित होगा वो ठोस में होगा, फिर उसके बाद द्रव में होगा और गैस में होगा। ध्वनि की चाल ताप पे भी डिपेंड करती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। पूछ देता है कि अगर वायुमंडलीय ताप बढ़ जाए तो क्या ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा? तो बढ़ेगा ही, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है तो है आवर्तकाल है। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है तो है आवर्तकाल। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम है ठोस, गैस और द्रव। यानी ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और किन किन माध्यम में जाएगा? ठोस में जाएगा, गैस में जाएगा और द्रव में जाएगा, और ठोस में सबसे अधिक जाएगा। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? कंपन के कारण। ध्वनि जो है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्चतम घनत्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्चतम घनत्व का क्षेत्र जो कहलाता है वो संपीड़न कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है तो है लैम्डा। तरंगदैर्घ्य को जो निरूपित करता है वो कौन करता है? लैम्डा करता है। और वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है। ये भी याद रखिएगा कि वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? वो लैम्डा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? वो लैम्डा। एक ध्वनिक अनुनाद यानी प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वह स्वरण त्रिभुज यानी ट्यूनिंग फॉर्क कहलाता है। एक सभागार में ध्वनि का सतत में परावर्तन की अपूर्णावृत्ति का परिणाम है। इसे डैश कहा जाता है। इसे अनुरणन कहते हैं। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग जो होती है 17 मीटर। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग जो होती है 17 मीटर होती है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो वायु में जो है ध्वनि का वेग जो है सबसे कम होता है। यानी वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। चलिए, ये था आपको एनसीईआरटी क्लास का ध्वनि चैप्टर, जो यहाँ से कुछ एक नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको पूछा ही जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।